प्रश्न। भारत में राज्य राजनीति के निर्धारक तत्व क्या है? राज्यों में गठबंधन राजनीति की समीक्षा कीजिए। राज्य राजनीति की विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर। राज्य राजनीति को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। भारत में राज्य राजनीति समान स्वरूप वाली नहीं है। राज्य राजनीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। 1. भौगोलिक तत्व, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। एक राज्य की भौगोलिक स्थिति का वहां की राजनीति पर असर जरूर पड़ता है। जो प्रदेश केंद्र की परिधि से दूर है, वहां पृथकतावादी राजनीति के पनपने की ज्यादा संभावना है। तमिलनाडु, नागालैंड और मिजोरम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। कश्मीर और पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने इन प्रदेशों की राजनीति को काफी सीमा तक प्रभावित किया है। 2. आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक फैक्टर्स। राजनीति को आर्थिक तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जिन प्रदेशों में जमींदारी व्यवस्था अपने उग्रतम रूप में रही है, जैसे बिहार और उड़ीसा, वहां की राजनीति पर अभी हाल तक जमींदारों का ही दबदबा था। जब छोटे किसानों और भूमिहीन बंधुआ मजदूरों को अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ तो इन प्रदेशों की राजनीति में हिंसा की घुसपैठ हो गई। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। वहां के किसान सरकार पर नियंत्रण कायम करने में सफल रहे हैं। बंगाल और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास अच्छा हुआ है, इसीलिए वामपंथी पार्टियों को वहां अपने पैर जमाने में बड़ी मदद मिली। 3. सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। सामाजिक संरचना ने सभी राज्यों को राजनीति को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। सामाजिक तत्वों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जाति, भाषा और मजहब की चर्चा करना चाहेंगे। जाति व्यवस्था का स्वरूप बड़ा जटिल है, किंतु इसका प्रभाव एक समान नहीं है। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में तो तथाकथित पिछड़ी जातियों ने अपने को ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस ढंग से संगठित किया कि उन्होंने वहां की राजनीति से ब्राह्मणों की प्रभुत्ता पूरी तरह से समाप्त कर दी। उत्तर भारत की राजनीति पर भी जातीय तत्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हरियाणा और पंजाब की राजनीति को जाटों ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसी प्रकार धार्मिक विवादों ने विभिन्न प्रदेशों की राजनीति को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में हिंदू मुस्लिम विवाद बड़ा उग्र रहा है। भारत के जिन भागों में ईसाइयों की अधिकता है, जैसे केरल, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ की राजनीति में ये वर्ग निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। भाषाई प्रश्न भी काफी उलझा हुआ है। भाषावार प्रांतों के गठन के बाद देश में भाषाई उन्माद काफी बढ़ा। तमिलनाडु में न केवल ब्राह्मणों बल्कि हिंदी भाषा के विरुद्ध भी भावनाएं भड़काई गई। भारतीय भाषाओं के आपसी संघर्ष के कारण अंग्रेजी आज भी देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। 4. संवैधानिक तत्व, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हमारा संविधान राज्यों के अधिकारों को उस ढंग से सुनिश्चित नहीं करता, जैसे अमेरिकी संविधान करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही अपने पदों पर बने रह सकते हैं। राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उनके पास भेज सकता है। वित्तीय क्षेत्र में केंद्र की प्रभुत्ता है। संविधान के इन प्रावधानों ने जब तब केंद्र और राज्यों के बीच मनमुटाव पैदा किया है। 5. राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व और राज्यों में कौन सी पार्टियां सत्तारूढ़ है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो उस राज्य की राजनीति अन्य राज्यों की राजनीति से भिन्न होगी। राज्य राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां, मेन ट्रेंड्स इन स्टेट पॉलिटिक्स। राज्य राजनीति के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। 1. केंद्र विरोध की राजनीति।
पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल ऑपोजिशन। 1967 के आम चुनाव के बाद राज्य राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन दिनों कांग्रेस को पहली बार कम से कम 8 राज्यों में विपक्षी पंक्तियों में बैठना पड़ा, पर अधिकांश राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनी थीं जो कामयाब नहीं हुई। सन 1971 में केंद्र में कांग्रेस की स्थिति पुनः मजबूत बन गई। सन 1975 में केंद्र द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की गई। सन 1977 में केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आई और जून 1977 में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जनता पार्टी की सरकारें बनी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला और पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार बनी। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके सत्ता में आई और पंजाब में अकाली दल तथा जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार बनी। सन 1980 व सन 1984 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस को अपार बहुमत मिला, पर जहां तक राज्यों का प्रश्न है, आज भी अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें विराजमान है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का जो क्रम शुरू हुआ वह न केवल जारी है, बल्कि उसमें वृद्धि का दौर चल रहा है। विपक्षी दलों की ये सरकारें केंद्र विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हुए है। सन 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की स्थिति को बदलने में सफल प्रतीत नहीं हुई है। 2. गठबंधन राजनीति और सरकारें। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। सन 1967 के चुनावों के बाद राज्यों में गठबंधन तथा दल बदल की राजनीति शुरू हुई। सन 1971 में जब कांग्रेस की स्थिति कुछ मजबूत हो गई तो दल बदल की प्रवृत्ति में कमी आई। फिर भी इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। सन 1985 में दल बदल पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। दल बदल की राजनीति ने पहले राज्यों में बाद में केंद्र में भी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। साथ ही राज्यों में क्षेत्रीयता और भाषावाद की प्रवृत्ति भी जोर पकड़ने लगी। पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की सरकारें बनी। वामपंथी मोर्चे में बहुत से दल शामिल है, पर चूंकि इन दलों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए अन्य दलों के लिए राजनीतिक सौदेबाजी की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। संभवतः इसीलिए मिली-जुली सरकारों के बावजूद इन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता बरकरार है। अधिकांश राज्यों में गठबंधन सरकारें काम कर रही हैं। वर्ष 2015 से नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में काफी बदलाव जरूर ला दिए हैं और 2023 में भी माननीय नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ। 3. क्षेत्रीय दलों का उदय व विलय। इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए क्षेत्रीय दलों का पनपना कोई चकित कर देने वाली बात नहीं है। यदि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को पूरे मन से स्वीकार करे तो राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्षेत्रीय दल अपने राज्य की पृथक पहचान बनाए रखने के लिए क्षेत्रीयता का सहारा लेते हैं, पर कभी कभी वे क्षेत्रीय उन्माद इस सीमा तक बढ़ा देते हैं कि राजनीति में हिंसा भड़क उठती है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, तमिलनाडु व उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में इसका गंदा स्वरूप देखने को मिल चुका है। क्षेत्रीयता की समस्या का समाधान राज्यों का पुनर्गठन नहीं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास है। देश के सीमांत प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीति यदि उग्र रूप धारण कर ले, जैसा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुआ, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाता है। 4. गुटबंदी की भावना। फैक्शनलिज्म। राज्य राजनीति में गुटबंदी की भावना ज्यादा देखने को मिलती है।
जिन राज्यों में कांग्रेसी सरकारें हैं, यहाँ समय समय पर मुख्यमंत्री को बदलने की मांग उठती रही है। असंतुष्ट गुट अपने पार्टी नेता की छवि बिगाड़ने के लिए कभी कभी तो ऐसे हथकंडे अपनाता है जिनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा को हटाने का अभिनय एक लंबे अरसे तक चलता रहा। बिहार और महाराष्ट्र के असंतुष्ट कांग्रेसी भी अपनी ही पार्टी के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को अपनी ही पार्टी के लोगों के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। अभी भी राजस्थान की राजनीति में नूतन और पुरातन की राजनीति संघर्ष कर रही है। जहां कांग्रेस का शासन है, वहां अपने नेता के विरुद्ध अभियान हर समय चलता रहता है। जिन प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वे भी गुटबंदी से मुक्त नहीं है। असंतुष्टों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर इन लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी अपनी पार्टी ही कमजोर हो जाए। 5. आंदोलन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मूवमेंट। सन 1967 के बाद राज्य राजनीति में आंदोलनों का बड़ा जोर रहा। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, उनमें शासक दल ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आंदोलनों का भी सहारा लिया। आंदोलन के प्रमुख अंग थे प्रदर्शन, बंद और हड़ताल। बंगाल में वामपंथी दलों ने, जो सरकार में शामिल थे, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कई बार बंद का सहारा लिया। यह एक विचित्र बात थी कि शासक दल स्वयं ही बंद और हड़ताल आयोजित करें। केरल में भी इस मांग को लेकर कि केंद्र राज्य को अधिक चावल और अधिक आर्थिक सहायता दे, केरल बंद का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मामलों को लेकर भी आंदोलन आयोजित किए गए। जब शासक दल ही आंदोलन की राजनीति की अगुवाई करे तो विपक्षी दल पीछे कैसे रह सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल हड़ताल और बंद का आह्वान करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहता है। 6. जातिवाद, कास्टिज्म। बालिग मताधिकार के कारण उन जातियों को अपने महत्व का पता चला जिनका सदियों से शोषण किया जा रहा था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार की राजनीति में जातीय मुद्दे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में कुछ क्षेत्रों के अहीर मतदाता, विशेषकर रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिले के मतदाता अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, अन्य किसी को नहीं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जाति के अलावा और कोई तत्व मतदान को प्रभावित नहीं करता। मजहब, राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक हैसियत का भी मतदान पर प्रभाव पड़ता है। 7. स्वायत्तता की मांग, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। केंद्र ने कई बार राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्यों में स्थापित विपक्षी सरकारों को गिराया है। सन 1977 के चुनावों के बाद जनता पार्टी ने 9 राज्यों की विधान सभाएं उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर दी। सन 1980 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने भी 9 राज्यों की विपक्षी सरकारों के साथ एक बार वैसा ही व्यवहार किया। राज्यों की वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता है ही। इन्हीं सब बातों के कारण राज्यों ने समय समय पर स्वायत्तता की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों पर फिर से विचार करने की मांग भी की। सन 1983 में गठित सरकारीय आयोग का मुख्य कार्य यही था कि वह केंद्र और राज्यों के बीच तनाव को कम करने के लिए उपयुक्त सुझाव दे। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.